हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और अब जैसा कि हमारे थंबनेल में दिया गया है, हम लूसेंट की ऑडियो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, इतिहास से। और ये हमारी ऑडियो बुक हिंदी में रहेगी और हम थोड़ा थोड़ा करके ये ऑडियो की क्लासेस करेंगे, जिससे कि आप सुन करके ही, आप चाहे जॉब करते हो या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी आप सुन के अपना रिवीजन कर सकते हैं या चीज़ें याद कर सकते हैं। जैसा कि मुझे, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे इस चीज़ की हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि मैं हर जगह बुक कैरी नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे कोई सुना के बोल दे, कोई मुझे सुना दे तो मुझे चीज़ें याद हो जाएं, और मुझे चीज़ें याद भी सुन के थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होती हैं। तो ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री, इतिहास, चैप्टर 1। तो सबसे पहले दिया गया है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में क्या है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए हिंदू की, सिंधु की जगह हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। और जो ये थे यूनानी इंडिया कहते थे और अरब इसे हिंदुस्तान कहते थे, हिंद से। ठीक है। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में इंडो यूरोपीय बोली जाती हैं भाषाएं और दक्षिण में द्रविड़। इसीलिए साउथ के लोग जो होते हैं वो द्रविड़ लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और उत्तर वाले इंडो यूरोपीय। नोट दिया गया है। नोट क्या है? भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलाइड। एक हो गया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा पैलियो मेडिटेरेनियन, तीसरा कॉकेसाइड, चौथा निग्रोयड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट क्या है? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस, जिनका जीवन काल है 1638 से 1707 एडी, इनको माना जाता है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार हैं क्रिस्टोफ सेलियरस। इन्होंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत को 3 भागों में इतिहास को मतलब बांटा। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि उनके स्रोत कहाँ कहाँ से मिले प्राचीन भारतीय इतिहास के। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ मतलब जो किताबें लिखी गई हैं पुरानी, और ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि कुछ इतिहास पे आधारित हैं, और विदेशी मतलब जो विदेशी हमारे देश में विजिट करने आए, उन्होंने अपने नॉलेज, अपने ज्ञान के आधार पे जो भी किताबें लिख के गई। और पुरातत्व संबंधी मतलब खुदाई से जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है। तो पहले स्रोत के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, पहले और दूसरे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है वेदों के? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मतलब वेद
वेद व्यास है वेदों के रचयिता। इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। मतलब वसुदैव कुटुंबकम का मतलब है कि सारी पृथ्वी ही हमारा घर है, हमारी कुटुंब है, परिवार है। ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है। अब हम ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान लिया जाता है उसके संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। मतलब जो ऋग्वेद के ऋचाओं को ऋषि पढ़ते हैं उनको होत्रु कहा जाता था। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब जो चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई थी कि 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो ब्रह्मा के ब्राह्मण मुख से, वैश्य भुजाओं से और ब्राह्मण मुख से, वैश्य क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी मान्यता है। इसके अनुसार ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्या मतलब कि न मारने योग्य गाय को कहा गया है ऋग्वेद में। धर्म सूक्त 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर कह लीजिए या जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कि कल्पित है पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म अगर 563 ईसा पूर्व में हुआ तो मृत्यु उनकी 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो 563 तो ज़्यादा है, 483 कम है, क्योंकि ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है, तो उल्टा चलता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया था और 483 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाया। इससे संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी मतलब कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन नोट क्या है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब प्राचीन इतिहास के साधन जो मतलब प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं, उसमें वैदिक के बाद दूसरा स्थान अगर किसी का आता है तो शतपथ ब्राह्मण का आता है। अब दूसरा वेद क्या है? यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं
और ऋग्वेद में जो ऋचाओं के पाठकर्ता होते हैं उनको होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद होत्रु, यजुर्वेद अध्वर्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान दिए गए हैं। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है, यजुर्वेद। ठीक है। अब तीसरा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। उद्रात्र। होत्रु, अध्वर्यु, उद्रात। होत्रु ऋग्वेद के लिए, अध्वर्यु यजुर्वेद के लिए, उद्रात्र सामवेद के लिए। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नोट क्या है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। ओके, 3 वेद खत्म हो गए। अब चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद के। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा भी करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन या खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों तथा औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है अथर्ववेद में। ठीक है। और पुराण, इसमें एक नोट है, पुराण और किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु मौर्य वंश, मत्स्य आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। मतलब सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे नया अथर्ववेद। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये 6 वेदांग हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब 5 पुराणों में ही केवल राजाओं की वंशावली पाई गई है। और वो कौन से 5 पुराण हैं? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थे, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। मैत्रेयनी संहिता, जिसमें स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में। और जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। जो 4 आश्रम कहे गए हैं उनका उल्लेख जाबालोपनिषद में पाया जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, जो कि बहुत ही विवादित रही। मनुस्मृति, इसको बहुत जलाया भी गया बहुत लोगों के द्वारा। सबसे पहले तो भीमराव अंबेडकर जी ने इसकी कई कॉपियां जलाई थी।
यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, उनको चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, और यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री थे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। कल्हड़ द्वारा रचित है राजतरंगिणी, इसमें 8 तरंग है, इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। इसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, जो कि संस्कृत व्याकरण की किताब है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की गार्गी संहिता। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ये तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों से। 2 पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों वाला तो हो गया, अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। पहला है यूनानी रोमन लेखक टेसियस। पहले यात्री टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बातें की हैं टेसियस ने। हेरोडोटस दूसरे हैं। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरे हैं सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, जो सिकंदर के साथ आए 3 लेखक निर्याकस, आनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस, इनके विवरण अधिक प्रामाणिक माने गए हैं। चौथे हैं मेगस्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 5वें हैं डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 6वां है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया और डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार कौन थे? अशोक के दादा या पिता? ठीक है, जो भी हो आगे समझ में आ जाएगा। 7वां है टालमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी।
टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8वां प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9वां है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ये तो हो गए यूनानी रोमन लेखक। अब सेकंड नंबर पे हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक में पहले हैं फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरणों में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। 14 वर्षों तक भारत में रहा। दूसरे हैं संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की संयुगन ने। तीसरा है वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। कपीसा भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में 629 में आया और 645 में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट: वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा यात्री था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चलिए, पहले यूनानी रोमन हो गए, दूसरे चीनी लेखक हो गए। अब तीसरे हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में पहले हैं अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, जिसका हिंदी में अर्थ है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अल-बरूनी। और दूसरे हैं इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, 3 तो हो गए, 3 टाइप के। अब चौथे अन्य लेखक आते हैं जो इधर उधर कहीं से भी रहे होंगे, जिनमें पहले हैं तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने कंग्यूर तंग्यूर की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में, इनके जो हैं इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कंग्यूर तंग्यूर से। दूसरे लेखक है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है इसका विवरण। ठीक है, अब हो गए विदेशी यात्रियों के आधार पर भी जो जानकारी मिलनी थी मिल गई। अब हम देखते हैं चौथा जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से क्या है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह
फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जिनका नाम अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेसनगर मतलब विदिशा के गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त थे उस टाइम में, एरण अभिलेख से प्राप्त होती है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपण कहा गया है। प्राचीनतम सिक्कों को सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आरिक मेडू पुदुचेरी के निकट जो स्थित है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि जिसे वर्तमान में वर्मा म्यांमार कहा जाता है, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। मतलब सबसे पहले भारत के संबंध जो स्थापित हुए वो बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख: कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और कौन कौन से शासक के टाइम में लिखे गए हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के शासन में लिखा गया। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन, नासिक अभिलेख, गौतमी बालश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट: अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। मतलब नागर, द्रविड़ और वेसर शैली 3 टाइप की शैलियाँ होती हैं मंदिर निर्माण की। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मतलब 4 सहायक मंदिर होंगे, बीच में एक मुख्य मंदिर होगा। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में स्थित है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हमारी ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्लास हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके पूरी हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ऑडियो अच्छा लगा होगा।
और आपके प्रिपरेशन में ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगा और थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।